नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और एक बार फिर स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। ठीक है, तो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज आपका हित चाहता है फ्रेंड्स, और आपके लिए हम लोग लगे रहते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल करके लाने में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढ करके लाने में। जहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। आप चाहें तो विशेष जानकारी के लिए मिशन की एक वेबसाइट है, उस पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.missioninstituteprayagraj.com। आप अधिक जानकारी के लिए मिशन की वेबसाइट पर विजिट करें और आपको डिफरेंट कोर्सेज के विषय में जानकारी मिलेगी और वहां से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के विषय में भी जानकारी ले सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास के लिए कोविड-19 का फॉर्म डाउनलोड करके आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेस आप जरूर करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। उसमें आप टीचर्स से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ें। अब धीरे धीरे जो है लॉकडाउन ख़त्म ही हो गया है, तो ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। वैसे ऑनलाइन वीडियोस में आप लोगों को हम साथ में हैं ही, तो ऑनलाइन वीडियोस में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो कंपटीशंस में आती हैं, एनडीए में, सीडीएस में, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में या फिर अदर वनडे एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी चिंता आप छोड़ दीजिए और सब मिशन टीम पर छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम आपको ये वादा करते हैं कि आपको साइंस में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है और मिशन की टीम लगी हुई है आपके हित में, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आप सफल बने, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन को हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लेंस और दर्पण की तुलना करते हुए इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि लेंस में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जानेंगे इनके बीच के बारीक अंतर को। ठीक है, और जानेंगे इनके बीच के बारीक अंतर को, जहां से फिर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां से दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो चलें मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं दर्पण और दूसरी तरफ लिखेंगे लेंस। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे दर्पण, मिरर। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे लेंस। तो अब इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं। हमने बताया था आपको फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि उत्तल दर्पण उभरे हुए पृष्ठ वाला दर्पण है। ठीक है, इसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है और पीछे की तरफ पॉलिश कर दी जाती है। पीछे की तरफ पॉलिश कर दी जाती है, आगे से इसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण के विषय में चर्चा करें तो अवतल दर्पण में इसका पृष्ठ आगे की तरफ से अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, आगे की तरफ से अंदर धंसा हुआ होता है और इसके पीछे की ओर पॉलिश कर दी जाती है। पीछे की ओर पॉलिश कर दी जाती है। तो अब देखिए दर्पण में होता क्या है। यदि उत्तल दर्पण की बात करें, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। उत्तल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तल दर्पण है जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं,
और अवतल दर्पण इंग्लिश में कॉनकेव कहलाता है। उत्तल दर्पण का काम क्या है मेरे मित्रों, देखिए ध्यान से दिखेगा। उत्तल दर्पण पर जब दो समानांतर प्रकाश किरणें आकर के पड़ती हैं, जब उत्तल दर्पण पर अनंत से दो प्रकाश किरणें समानांतर आकर के पड़ती हैं तो उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश किरणों को फैला देना। ठीक है, उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश किरणों को फैलाना, ये हमने आपको बताया था। तो उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है, ये दूर फैला देता है। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये किरणें जो फैली हुई हैं, ये फैली हुई किरणें आगे जाकर के तो कहीं मिलने वाली नहीं हैं, तो इन्हें हम पीछे की ओर खींच करके मिला देते हैं, पीछे की ओर खींच करके मिला देते हैं। और जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं फोकस। ठीक है, और यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाती है, यहीं पर इमेज बन जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश किरणों को फैला देना। तो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है यह दर्पण, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। हमने बताया था इसके विषय में, इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण मतलब डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। और हम अवतल दर्पण के संदर्भ में देखें तो अवतल दर्पण पर यदि दो प्रकाश किरणें पड़ती हैं, एक प्रकाश किरण ये आई, एक प्रकाश किरण ये आ रही है और दूसरी प्रकाश किरण ये आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो प्रकाश किरणें आ रही हैं, अवतल दर्पण पर पड़ रही हैं। ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर ये दोनों प्रकाश किरणें क्या करता है, अवतल दर्पण का कार्य है कि दोनों प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देना। तो एक बिंदु पर ये मिला देता है। ठीक है, दोनों प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। तो जिस बिंदु पर इसने मिलाया उसे हम कहेंगे क्या, फोकस। जिस बिंदु पर इसने मिलाया उसे हम फोकस कह देंगे और यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज को आई से डिनोट करते हैं। यहां पर भी देखिए इमेज को आई से डिनोट किया गया है और यहां भी इमेज को आई से डिनोट किया गया है। तो उत्तल दर्पण का कार्य है प्रकाश किरणों को फैलाना, अवतल दर्पण का कार्य है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाना। तो ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं, मतलब कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो उत्तल दर्पण अपसारी होता है, मतलब प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। जबकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा लेंस के संदर्भ में आपको बता दें। ठीक है, लेंस के संदर्भ में आपको बताएं तो एक लेंस ये है उत्तल लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तल लेंस है और यहां पर ये हमने बना दिया अवतल लेंस। एक बार फिर से देख लें इसको। यहां पर ये हमने बना दिया अवतल लेंस। ठीक है, तो ये आपके सामने अवतल लेंस है और ये आपके सामने उत्तल लेंस है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, उत्तल लेंस में दोनों पृष्ठ, बीच के दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, किनारों पर पतला है, जबकि अवतल लेंस में बीच के दोनों पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए हैं, जबकि ये किनारे पर चौड़ा होता है। तो
अब देखें, यदि प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, समानांतर रूप से प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरें, मतलब अनंत से आ रही हैं प्रकाश किरणें और अनंत से आने वाली दो समानांतर प्रकाश किरणें यदि उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो उत्तल लेंस इन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है। यहां पर मिला दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोकस और यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, जब अनंत से प्रकाश की समानांतर किरणें आती हैं तो उत्तल लेंस उनको एक बिंदु पर मिला देता है। ठीक है, तो ये है उत्तल लेंस। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये अभिसारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब अवतल दर्पण के संदर्भ में बात करें तो अवतल दर्पण के बीच से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष ये है। अब अवतल दर्पण पर दो समानांतर प्रकाश किरणें आते हुए पड़ती हैं। ठीक है, दो समानांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर पड़ रही हैं। ये देखिए, ये प्रकाश किरणें दोनों की दोनों समानांतर हैं और अवतल दर्पण पर पड़ती हैं। तो दोनों की दोनों प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण क्या करेगा, अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश किरणों अवतल लेंस पर पड़ती हैं, तो अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैला देना। तो यहां पर अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य कर रहा है। ये देखिए, इसने प्रकाश किरणों को फैला दिया। अब ये जो प्रकाश किरणें फैली हुई हैं ये आगे कहीं जाकर मिलेंगी नहीं, तो इन्हें हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं और ये किरणें जिस बिंदु पर जा करके पीछे मिलती हैं उस बिंदु को क्या कह दिया जाता है, फोकस, और यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाती है फ्रेंड्स, यहीं पर इमेज बन जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मिलाने का कार्य करता है, तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, मतलब कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आगे जाकर के ये किरणें कहीं नहीं मिलती, इन्हें यदि हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस कहेंगे, और क्योंकि प्रकाश किरणें अनंत से आ रही थीं इसलिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्योंकि जब भी प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं तो उनका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु को फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब कहां बनने लगता है, अनंत पर बनने लगता है। उल्टा भी सही होता है ना, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लें। अब देखिए, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस, इंग्लिश में इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस। और ध्यान से देखिएगा, कॉनकेव लेंस जो है ये एक प्रकार का अपसारी लेंस होता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दर्पण के भी फिगर हैं और लेंस के भी फिगर हैं, तो आप देखकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा उत्तल लेंस है।
कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा अवतल लेंस है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं क्योंकि यहां पर उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य कर रहा है, लेकिन यहां पर फैलाने का कार्य कौन कर रहा है, अवतल लेंस। तो उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है इसलिए इसको अपसारी कहते हैं, लेकिन लेंस की बात करें तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब दूसरी बात करते हैं हम। देखिए ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, लेंस के संदर्भ में क्या है, लेंस में आप देखें उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मिलाने का कार्य करता है। तो उत्तल लेंस जब प्रकाश किरणों को मिलाता है तो इसको अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, आप यहां से आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ये फिगर्स आपके सामने हैं, वो उत्तल दर्पण है और ये उत्तल लेंस है, दोनों में अंतर है। ये अपसारी होता है, अपसारी दर्पण कहलाता है, लेकिन उत्तल लेंस की बात करें तो ये अभिसारी हो जाता है। ठीक है, अब हम और चर्चा करेंगे थोड़ी सी आगे। देखिए आपकी सारी शंकाएं इसी में मिटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने बताया था आप लोगों को, हमने बताया था कि ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो प्रतिबिंब कैसे होते हैं। देखिए उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, मतलब आगे जाकर के तो ये प्रकाश किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन इनको पीछे बढ़ाने पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। मिलती हुई प्रतीत होती हैं इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। मतलब उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। ठीक है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा इंग्लिश में कहते हैं इरेक्ट और आभासी मतलब वर्चुअल। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखें, ध्यान से देखें, अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो एक तो उल्टा होगा और दूसरा वास्तविक होगा। ठीक है, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। वास्तविक होगा मतलब रियल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंसों की। तो उत्तल लेंस की जहां बात आती है तो यह प्रकाश किरणों को मिला रहा है, तो उत्तल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होता है, वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक मतलब इन्वर्टेड एंड रियल। लेकिन अवतल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा,
अवतल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है और ये आगे जाकर कहीं नहीं मिलती, पीछे इनको बढ़ाने पर ये पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा आभासी। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। तो सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ध्यान रखिएगा मित्रों इस बात को कि उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और आभासी बनेगा, लेकिन उत्तल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा और वास्तविक बनेगा। यहां पर अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा और वास्तविक होगा, लेकिन अवतल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और आभासी होगा। इस फिगर को ध्यान से देखें और अपने मन में बैठा लें। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखिए, ये फिगर है आपके सामने और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे, तुलनात्मक रूप से दर्पण और लेंस का अध्ययन करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी और हर एग्जाम में आप क्वेश्चंस को सही करके ही आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और एक चीज हम आपको और बता देते हैं। चलिए, ये तो हो गई प्रतिबिंब के संबंध में बात। ठीक है, ये तो हुई प्रतिबिंब के संबंध में बात। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब को कौन सा दर्पण या लेंस बड़ा करके दिखाता है और कौन सा दर्पण या लेंस प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है ये प्रतिबिंब को इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, ये वस्तु की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु की तुलना में छोटा होता है और अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, ये वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, अब आते हैं लेंस पर। ये उत्तल है, ये अवतल है। अब लेंस पर बात करते हैं। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस जो होता है ये जो प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस जो भी प्रतिबिंब बनाता है ये वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। सामान्य रूप से जनरली जो भी इमेज बनती है उत्तल लेंस द्वारा वो जनरली वस्तु की तुलना में बड़ी होती है। मतलब प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा जो बनता है वो वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। लेकिन अवतल लेंस की बात करें तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सामान्य रूप से वस्तु की तुलना में छोटा होता है। वस्तु की तुलना में छोटा होता है।
ठीक है, याद कर लीजिए फ्रेंड्स। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में छोटा होता है, लेकिन उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। यहां पर अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, ये भी तुलनात्मक रूप से आपको हमने बता दिया, और इसको एक बार में आप देख लीजिए, जी भर के देख लीजिए, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। एक और कंडीशन हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट कंडीशन है, उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक चीज और हम बता दें आपको, अगर यहां पर आपने देखा कि उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक, अब हम इस दर्पण को मिटा दे रहे हैं, इस दर्पण को हम मिटा देते हैं, केवल अवतल दर्पण के संदर्भ में बात करते हैं। और यहां पर हम देखिए, लेंस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम दर्पण के विषय में आपको बता दें एक चीज कि दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है, इसमें ये मुख्य अक्ष है, और यदि वस्तु को, ये इसका फोकस है, ध्यान दीजिएगा, ये फोकस है, यदि वस्तु को फोकस के आगे रख दें, इस वस्तु को फोकस के हम आगे रख देते हैं, यहां पर हमने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु को फोकस के आगे रख दिया और लेंस के ठीक बगल में रख दिया, मतलब दर्पण के ठीक बगल में और फोकस से आगे हमने वस्तु को रख दिया। वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ओ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, होता क्या है, वस्तु से एक प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है, एकदम समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण पर पड़ती है। दर्पण पर पड़ने के बाद ये प्रकाश किरण फोकस से होती हुई निकल जाती है। ठीक है, ये प्रकाश किरण फोकस से होती हुई निकल जाती है, लेकिन दूसरी प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रकाश किरण, ये दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस है अवतल दर्पण का और ये वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण का। ठीक है, तो वस्तु से प्रकाश किरण ये दर्पण पर पड़ेगी और वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाएगी, दर्पण पर पड़ेगी और वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें यहां आगे जाकर के, यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहली ये वस्तु है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से पहली एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर ली, जो दर्पण द्वारा परावर्तित हो जाती है और फोकस से होती हुई चली जाती है। दूसरी किरण वस्तु से चलती है, दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकरा करके वापस लौटते समय ये वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। और दोनों ही प्रकाश किरणें आगे जाकर के कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि आगे जाकर के इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो क्या करेंगे हम, इन्हें मिलाना तो है, तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। तो इन्हें पीछे बढ़ा देते हैं, देखें, इनको मिलाने के लिए आपस में इनको पीछे की ओर बढ़ा दिया जाता है, पीछे की ओर इनको बढ़ाते चले जाते हैं, तो ये एक बिंदु पर जाकर के पीछे मिल जाती है, और जिस बिंदु पर जाकर के पीछे मिलती हैं वहां पर एक बहुत बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, इमेज आई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, देखिए वस्तु छोटी है
और प्रतिबिंब बहुत बड़ा, सीधा और आभासी बन रहा है। तो आप तो जानते थे कि अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे और वास्तविक होते हैं। लेकिन मित्रों, ये एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, बड़ा और आभासी होता है। वो कंडीशन कौन सी है कि जब वस्तु को हम फोकस के आगे और लेंस फोकस के आगे और दर्पण के पास रख दें। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि वो कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, वो कंडीशन कौन सी है कि जिसमें अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तुलना में सीधा, बड़ा और आभासी होगा। तो वो कंडीशन है मित्रों कि वस्तु को हम फोकस के आगे रख दें और दर्पण के पास रख दें। फोकस के आगे, दर्पण के पास जब भी वस्तु को रखा जाएगा तो अवतल दर्पण भले ही है लेकिन प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा, बड़ा और आभासी बनेगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। नहीं तो अन्य सभी केसेस में जो इमेज फॉर्म होती हैं वो उल्टी और वास्तविक ही होती हैं। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसी तरह से हम आपको एक और चीज बताते हैं लेंस में। आइए ध्यान देते हैं लेंस की तरफ थोड़ा सा। अवतल लेंस की अगर बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस द्वारा सभी जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधे और आभासी होते हैं। छोटे होते हैं, सीधे होते हैं, आभासी होते हैं। याद रखिए, छोटे, सीधे, आभासी। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, केवल उत्तल लेंस को बने रहने देते हैं और उत्तल लेंस के संबंध में चर्चा करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आपको एक इमेज बना करके दिखाते हैं। ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये इससे गुजरने वाली मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी हम यही कंडीशन अपनाते हैं। ये फोकस है और फोकस के आगे हम वस्तु को रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, दर्पण का एक ही पृष्ठ होता है, इसलिए दर्पण का फोकस भी एक ही होता है। लेकिन लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए लेंस के फोकस भी दो होते हैं। इस पृष्ठ का फोकस इस तरफ और इस पृष्ठ का फोकस इस तरफ। ठीक है, ये दो पृष्ठ हैं। इधर वाले पृष्ठ मतलब राइट जो सरफेस होता है उसका फोकस लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट सरफेस होता है उसका फोकस राइट साइड में होता है। ठीक है, तो ये एक फोकस है। इस पृष्ठ का फोकस यहां, इस पृष्ठ का फोकस इधर होगा। ठीक है, तो इसको हम F कह देते हैं, इसको F डैश कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए वस्तु को हमने कहां रखा है? फोकस के आगे और लेंस के पास में रख दिया है। फोकस के आगे और लेंस के पास। तो होगा क्या? वस्तु से एक प्रकाश किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और लेंस से अपवर्तित होकर के ये फोकस से होती हुई चली जाएगी। लेंस से अपवर्तित होकर के फोकस से होती हुई चली जाएगी। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखा जाए दूसरी प्रकाश किरण वो वस्तु से चलेगी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधी निकल जाएगी। ये निकल गई। अब ध्यान दें, क्या ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से आगे जाकर कहीं मिलेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। आगे जाते जाते इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें पीछे की ओर बढ़ा देना पड़ेगा। पीछे की ओर बढ़ा देने पर होता क्या है, आइए देखते हैं। पीछे की ओर हम इन्हें बढ़ा दें, ये हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते चले जा।
पीछे की ओर बढ़ाते चले जाइए, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर ये दोनों किरणें आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी, और जहां पर मिलेंगी वहां बहुत बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है ओ और ये इमेज है। ठीक है, तो मित्रों देख लें, ध्यान से देखें, यहां पर अवतल दर्पण है जिसमें एक कंडीशन ऐसी होती है, यदि फोकस के आगे हम वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है, सिर्फ एक कंडीशन में। नहीं तो अवतल दर्पण की सारी केसेस में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा और वास्तविक बनेगा। ऐसे ही उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस के सभी केसेस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन होता क्या है, यदि हम वस्तु को फोकस के आगे रख दें और लेंस के पास रख दें तो होता क्या है कि प्रतिबिंब लेंस में जहां पर वस्तु रखी है, लेंस के सामने जहां वस्तु रखी है उसी ओर बनने लगता है प्रतिबिंब, तो सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। सिर्फ यही एक कंडीशन ऐसी है जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। नहीं तो इन दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक ही बनता है हर केस में। लेकिन सिर्फ यही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इन दोनों ही में प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपके सामने स्पष्ट हैं, आप एक बार इनको ध्यान से देख लें, इनको ध्यान से एक बार देख लीजिए। इमेज की स्थिति क्लियर है और जो ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है उसकी भी स्थिति एकदम क्लियर है। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की दर्पण से दूरी हो या लेंस से दूरी हो उसको U से ही डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र तक की जो डिस्टेंस होती है, वक्रता केंद्र तक की जो डिस्टेंस होती है उसको वक्रता त्रिज्या R से डिनोट करते हैं। ठीक, और जहां पर इमेज बन रही है तो दर्पण से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको V से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम यहां पर बना देते हैं कि फोकस तक का डिस्टेंस, जो फोकस तक का डिस्टेंस है उसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे। वस्तु जहां पर रखी हुई है लेंस से वस्तु तक की दूरी को U से प्रदर्शित करेंगे और लेंस से प्रतिबिंब जहां बन रहा है वहां तक की दूरी को V से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जहां पर वक्रता केंद्र होता है वहां तो आप जानते ही हैं वक्रता केंद्र तक की दूरी को R से डिनोट करते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। ये दोनों चीजें, ये दोनों फिगर्स अगर आपको एकदम क्लियर हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दर्पण और लेंस के संबंध में। तो दर्पण और लेंस के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन आज हम लोगों ने किया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब आगे चर्चा करते हैं लेंस की फोकस दूरी पर, लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता पर। तो देखिए, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, लेंस की फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। यहां पर हम लिख देते हैं, देखिए कंफ्यूज ना हो, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f
इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर साइन माइनस का आता है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, दर्पण के केस में क्या था, मिरर के केस में क्या था, यहां पर बीच में प्लस साइन आता था। लेकिन लेंस के केस में अगर फोकस दूरी आपको निकालना है, लेंस की फोकस दूरी निकालना है, तो यहां पर बीच में माइनस साइन आता है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि उत्तल या अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है किसी लेंस या दर्पण द्वारा वस्तु को कितने गुना बड़ा करके दिखाया जा रहा है या कितने गुना छोटा करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, मतलब वस्तु को कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा करके दिखाने की क्षमता जो होती है उसी को लेंस या दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो लेंस की आवर्धन क्षमता की बात करें तो फॉर्मूला हो जाता है m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल्स टू I अपॉन o। ठीक है, यहां पर माइनस v अपॉन u इज इक्वल्स टू I अपॉन o होता है। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखें, ये किसका फॉर्मूला है, लेंस की आवर्धन क्षमता का। लेंस की आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन मैग्निफिकेशन, इसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये है, और लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक बार इसको ध्यान से देख लें तो हम आगे चलते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल कैसे लगाना है उतनी समझ विकसित हो जाएगी और आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। ये दावा भी है और वादा भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यदि हमसे कहे कि लेंस की क्षमता के विषय में बताइए। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे लेंस की आवर्धन क्षमता की, लेकिन अब बात करेंगे लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता क्या है फ्रेंड्स? देखिए, जो जिनकी नजर कमजोर हो जाती है वो लोग आंखों पर चश्मा लगाने लगते हैं, और उस चश्मे में या तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है या अवतल लेंस का प्रयोग होता है, या फिर दोनों ही लेंस, बाइफोकल लेंस, मतलब उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग करने लगते हैं। जिनकी नज़र दूर की और पास की दोनों की नज़र कमजोर हो जाती है, उनके चश्मे के लेंस में उत्तल और अवतल दोनों लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं। कितनी क्षमता का लेंस वो पहने कि उन्हें ठीक से दिखाई देने लगे, चाहे वो पास रखी वस्तु हो या दूर रखी वस्तु हो। तो कितनी क्षमता का लेंस उन्हें पहनना चाहिए, तो इसे कहते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस की क्षमता के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, लेंस की क्षमता के संदर्भ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखें, इंग्लिश में हम कहें तो पावर ऑफ लेंस हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस हो जाएगा। और यहां पर आप देखिए दो प्रकार के लेंस हमने आपको बताए, उत्तल और अवतल। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसेज हमने आपको बताए। अब आप देख रहे हैं कि क्षमता के विषय में पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक चीज इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखें, 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखें। पहला, लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, मतलब पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
तो मतलब इसकी लेंस की फोकस दूरी का उल्टा होती है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं और ये लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा होती है। P इज इक्वल्स टू 1/f। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो आप P इज इक्वल्स टू 1/f फॉर्मूले का यूज करके आसानी से लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, फोकस दूरी लेंस की सेंटीमीटर में है, तो आप ऊपर 100 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 100/f यूज कर लीजिए अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है, और आप आसानी से लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। और लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है फ्रेंड्स, कई लोग अपने चश्मे का पावर तो बताते हैं लेकिन यूनिट नहीं जानते। कहते हैं कि हमारा जो चश्मे का नंबर है वो -2.5 है या +2.5 है, लेकिन उसका जो पावर होता है वो तो बता देते हैं, लेकिन उसका यूनिट नहीं जानते। यूनिट पूछ दीजिए तो नहीं बता पाएंगे। तो लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मेजर किया जाता है और इसे डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी बनाते हैं और कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो लेंस की क्षमता आप समझ गए। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, मतलब रेसिप्रोकल होती है, उल्टा होती है। अगर फोकस दूरी मीटर में दी हुई है तो लेंस की क्षमता P इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगी। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप 100/f फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और लेंस की जो क्षमता आएगी मतलब पावर ऑफ लेंस जो आएगी वो डायोप्टर में आएगी, और डायोप्टर को कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण बात और बता दें। जैसे अगर उत्तल लेंस की बात कर रहा है और क्षमता आपको निकालनी है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो हमने आपको चतुर्थांश वाला जो नियम बताया है उसी अनुसार ये पॉजिटिव ही आएगी। अगर लेंस की क्षमता पॉजिटिव दी हुई है और आपको ये नहीं कह रहा है प्रश्न में कि लेंस कौन सा है, उत्तल है या अवतल है, मतलब कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रहा है, और लेंस की जो क्षमता दे रहा है वो पॉजिटिव दी हुई है और आपको फोकस दूरी निकालने को कह रहा है, तो आप समझ जाइए कि लेंस की क्षमता अगर पॉजिटिव है तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव ही होगी, और वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है। और अगर बात करें अवतल लेंस की, कॉन्केव लेंस, तो जो क्षमता होती है फ्रेंड्स, कॉन्केव लेंस हमने बताया कि कॉन्केव लेंस में जितने भी चाहे वो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, और जो इमेज फॉर्म होती हैं वो भी सारी लेफ्ट साइड में होती हैं, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, ये उनको डाइवर्ज कर देता है। तो प्रकाश किरणें पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए सारी इमेजेस कैसी होती हैं, आभासी मतलब वर्चुअल, और सीधी मतलब इरेक्ट। तो अवतल जो लेंस होता है इसकी क्षमता हमेशा माइनस में आती है, क्योंकि इसमें सब कुछ लेफ्ट साइड में बनता है, और लेफ्ट साइड में आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर अगर हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो सारे डिस्टेंसेस हमको माइनस में हम लेते हैं। तो आप ये क्षमता अगर आप देखेंगे तो इसकी अवतल लेंस के लिए जो क्षमता आएगी वो निगेटिव ही होगी। अगर क्वेश्चन में आपको क्षमता दे रहा है लेंस की, लेंस नहीं बता रहा है और क्षमता निगेटिव दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि जो फोकस दूरी होगी, आपको ऑप्शन देख करके, ऑप्शन में यदि आपको बाकी सारे पॉजिटिव दे रहा है, केवल एक निगेटिव दे रहा है, तो आप ऐसे ही लगा देंगे कि इसकी फोकस दूरी भी क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी। और निगेटिव फोकस दूरी किसकी होती है, निगेटिव में होती है
फोकस दूरी किसकी? कॉनकेव लेंस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक तीसरी चीज और डिस्कस करें लेंस की क्षमता के विषय में। कभी कभी क्या होता है, लेंसों का संयोजन करना पड़ता है। क्षमता बढ़ाने के लिए टेलीस्कोप में लेंसों का संयोजन करना पड़ता है, मतलब लेंसों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। दो उत्तल लेंस हमें आपस में सटा करके रखने पड़ते हैं। जैसे ये एक उत्तल लेंस हो गया, ये दूसरा उत्तल लेंस हो गया। ये दोनों जो है उत्तल लेंस एक दूसरे से संपर्क में हैं और एक दूसरे को आपस में सटा करके रखा गया है। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में अगर इनकी संयुक्त फोकस दूरी पूछी जाए तो मान लें उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F में लेते हैं और ये होगा 1 बाई कैपिटल F इज इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ठीक है, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। लेकिन इनकी अगर क्षमता पूछे, संयोजन की क्षमता पूछे, ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछे, तो आप इन्हें सीधा सीधा क्षमता को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, 1 के रेशियो में नहीं जोड़ते। तो ये P इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए, न्यूमेरिकल पॉइंट्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले। अगर हम ऐसा कहें कि यहां पर एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है तो क्या होगा? आइए देख लेते हैं इस कंडीशन को भी। पहला लेंस हमने उत्तल ही रखा है और दूसरा लेंस अवतल रख दिया है और ये दोनों ही आपस में सटा कर रखे गए हैं मित्रों। देखें, पहला उत्तल है और दूसरा अवतल है। तो ये उत्तल अवतल लेंसों का समायोजन है। तो इसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 मान लीजिए और इसकी फोकस दूरी अवतल लेंस की f2 है। ठीक है, अब संयोजन की फोकस दूरी यदि पूछे, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर आपसे पूछता है, तो 1 अपॉन कैपिटल F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F1। लेकिन F2 जब रखेंगे, F2, तो अवतल लेंस जो होता है, कॉन्केव लेंस जो होता है, इसकी फोकल लेंथ मतलब इसकी फोकस दूरी निगेटिव ली जाती है। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर साइन ध्यान रखना है, पॉजिटिव साइन की जगह क्या हो जाएगा? बस निगेटिव हो जाएगा, बस माइनस साइन ले लेंगे और आपको संयोजन की फोकस दूरी आ जाएगी। और यहां पर अगर संयोजन की क्षमता आपसे पूछता है, ठीक है, संयोजन की क्षमता पूछता है, तो देख रहे हैं आप, पहला लेंस उत्तल है, दूसरा अवतल है। ठीक है, संयोजन की क्षमता पूछता है तो पहले लेंस की क्षमता P1 पॉजिटिव होगी, लेकिन दूसरे लेंस की, क्योंकि अवतल है, इसकी क्षमता P2 ये नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप यहां पर प्लस साइन की जगह, जहां पर P2 लिखेंगे, प्लस साइन की जगह नेगेटिव साइन ले लेंगे, बस इतना ही करना है। ठीक है, दो कंडीशन आप ध्यान में रखें। अगर दो उत्तल लेंसेज का संयोजन है तो आप वहां पर प्लस का ही यूज करें, लेकिन अगर एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस संयोजन में रखा है, कॉम्बिनेशन में रखा है, तो आप यहां पर माइनस साइन का यूज करें। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, कि सारी चीज़ों को हमने डिटेल में बताया है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो फिर से देख लें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिशन की अपनी वेबसाइट है www.missioninstituteprayagraj.com। इस पर आप सभी जानकारियों के लिए, इंस्टीट्यूट के संबंध में सभी प्रकार की जानकारियों के लिए विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं हमारे यहाँ, ए क्लास के टीचर्स हैं। और आपको यदि हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, और कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।